हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 4 कंप्लीट किया, तो इसमें हम चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर नेम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें हम जैसे शेयर्स जो हम इशू करते हैं तो किस तरीके से उसको इशू किया जाता है, किस तरीके से उसके तैयारी किए जाते हैं। जैसे आपने प्रोस्पेक्टस के बारे में सुना हो तो कितने तरीके प्रोस्पेक्टस होते हैं, क्या क्या होता है उस प्रोस्पेक्टस में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो वही हमारा सीक्वेंस रहेगा। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेंगे उनको हम पहले करेंगे और जो बाकी छोटे छोटे सेक्शन रहेंगे या कुछ जो खास नहीं रहेंगे उसको हम बाद आखिरी में जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीनिंग इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन are issued for subscription in one or more issue over a certain period without issue of further prospectus। यानी कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जैसे कोई कंपनी है उसको बहुत टाइम मतलब पैसे तो बहुत चाहिए कोई काम के लिए, जो उसे बिज़नेस करना है उसके लिए उसे पैसे तो बहुत लगेंगे, लेकिन वो एक बार में पैसा नहीं मंगाना चाहती। और एक बार में नहीं मंगाना चाहती, वो ये भी नहीं करना चाहती कि वो कॉल्स करके मंगाए, क्योंकि कॉल्स करने में हो सकता है कि कुछ लोग अपने पैसे दे ही ना, क्या हम पैसे देंगे तो कंपनी को नुकसान हो जाए। तो उसके लिए लॉ एक सोल्यूशन देता है कि आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए। जैसे कि आपको जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत पड़े आप वैसे वैसे पब्लिक से लीजिए। जैसे किसी कंपनी ने एक दिन पैसे इशू हो रहे, एग्जाम्पल से लेते हैं हम। देखिए, जैसे किसी ने 1 अप्रैल को 2023 को इशू करा प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करा, तो वो अगले आने वाले सालों 1 साल तक मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका प्रोविज़न जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितना टाइम पीरियड है। 1 ईयर है मैक्सिमम। 1 ईयर यानी कि अगली 31 मार्च 2024 तक वो कितने भी टाइम, अब वो प्रोस्पेक्टस में जो लिखेगी वो कि 1 बार 2 बार या 3 बार कितनी बार मंगाना चाहती है, वो उस पीरियड के बीच में कितनी बार भी मंगा सकती है शेयर्स। अब शेयर मतलब पैसे जो है पब्लिक से मंगा सकती है। और उसको ये नहीं है कि जितनी बार जाएगी उतनी बार एक नया प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस होता है 400-500 पेज का। तो अब वो कितनी बार उसको बनाएगी, कितनी बार पब्लिक में जाएगी। अब वो उसे मान लो यहाँ से 2 महीने बाद जाना, अब वो 2 महीने बाद फिर प्रोस्पेक्टस। तो इसलिए लॉ कहता है आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाइए। तो इससे क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस विच इज़ इंक्लूड देयर इन इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमें जब एक या एक से ज़्यादा बार सब्सक्रिप्शन लेनी है पब्लिक से, उस टाइम हम इसे इशू करते हैं ओवर सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन टाइम ही होता है, ये नहीं कि एक बार बना लिया तो 5-6 साल तक हम बिना किसी नया प्रोस्पेक्टस के उसको उसी से पैसे मंगाते रहे। ऐसा नहीं, एक सर्टेन पीरियड तक रहता है विदाउट फर्दर इशू। जिसकी इससे क्या होता है कि हमें बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की नहीं है कि एक पीरियड के लिए हमने एक बार बनाया, उसी को हम हर बार दिखाएंगे और उसी से हमारा काम हो जाएगा, मतलब उसी से हम पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है इसके प्रोविजंस क्या कहते हैं कि एनी क्लासेस ऑफ कंपनी एज सेबी में प्रोवाइड, यानी कि ऐसी कंपनीज जिन्हें ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन बना सकता है, प्रोविजन इसके बारे में बताता है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो सेबी द्वारा, सेबी जिसको कहे कि ये कंपनी है ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस तैयार कर सकती है, या इसको हम परमिशन देते हैं कि इसको जब भी ज़रूरत होगी ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना सकती है। फिर मे फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। तो उस कंपनी को जब भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा उसे आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूड देयर इन, यानी कि जब फर्स्ट टाइम ऑफर करेंगे तब उसे आरओसी को तब उस टाइम तो देना ही पड़ेगा। विच शेल इंडिकेट द वैलिडिटी, उसमें एक वैलिडिटी भी होनी चाहिए। मतलब कि ये लॉ कहता है कि आप 1 साल तक मंगा सकते हो, मतलब 1 साल से आप लेट ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के मर्जी कहती है हमें तो 6 महीने में ही चाहिए, तो हम कंपनी चाहे तो उस पर 6 महीने का टाइम पीरियड लिख के वो टाइम 6 महीने में भी मंगा सकती है। तो उसके बाद वैलिडिटी कमेंडिंग from opening of first offer with respect to the second subsequent offer no further prospectus is required। यानी कि वैलिडिटी कब से चालू होगी, आपने आज प्रोस्पेक्टस बनाया लेकिन आपको अभी पब्लिक को इशू नहीं करना, तो आप बाद में करोगे तो तब से वैलिडिटी चालू हो जाएगी।
जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि 1 अप्रैल को बनाया, मान लो हमने 1 अप्रैल को बनाया प्रोस्पेक्टस, लेकिन हमने पब्लिक को दिया 5 जून को, 5 जून को दिया 2023, तो यहाँ से वैलिडिटी चालू होगी और यहाँ से 4 जून 2024 तक हमारी वैलिडिटी उस प्रोस्पेक्टस की रहेगी 1 साल की। ये नहीं है कि आपने जब बनाया तब होगा, जब आप फर्स्ट ओपनिंग करोगे, यानी कि कमेंटली ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, जब पब्लिक के पास पहला ऑफर लेके जाओगे तब आपको ये तभी से आपकी ये वैलिडिटी चालू होगी, और उसके बाद आप सेकेंड या थर्ड जैसे आपका वो होगा प्रोस्पेक्टस में मेंशन, वैसे आपको मंगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है कि अब कंपनी 2 महीने 3 महीने बाद जा रही है, तो उसके बीच में कुछ चेंजेस तो आए होंगे। तो चेंजेस क्या आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, क्या पोजीशन रही है, फाइनेंशियल पोजीशन रही है, कंपनी पे किसका चार्ज आ गया, मतलब कंपनी पे किसका कवर आ गया, कि मतलब हम मान लो हमने डिवेंचर दे रखे थे, अब कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई, तब डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स पे, कंपनी के फर्नीचर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, इन सब पे अपना चार्ज करने, मतलब अपने कब्जा करने लगे कि हमारे पैसे अभी तक नहीं मिले, तो ये ऐसी एसेट्स हमारी हो गई, या इसको बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा उससे हम अपनी रिकवरी करेंगे। तो ऐसे कुछ चार्जेस हो गए, या कोई भी अदर चीज़ हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन, या कोई अदर जो भी इंफॉर्मेशन आरओसी या सेबी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पब्लिक को देनी पड़ेगी, उसको वो एक पेपर में मेंशन करना होगा। वो फॉर्म होता है PS2 में आता है, वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं उसको, जिसमें हम सारे डिस्कशन लिखते हैं, और इस फॉर्म PS2 में आता है। तो इसको बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। PS2 में फाइल किया जाता है ये विथिन 1 मंथ प्रायर टू द सेकेंड सब्सिक्वेंट, यानी कि पहला ऑफर हमने मंगाया, उसके बाद हमें दूसरा ऑफर मंगाना है, तो दूसरे ऑफर से 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। आरओसी उसको चेक करेगा कि आपने जो दिए हैं इन्फॉर्मेशन वो सही है या नहीं, कहीं आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दी है नहीं दी जो हुई नहीं है और फिर भी दे दी, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई लॉस, मान लो कोई प्रॉफिट हुआ है हमारा और वो हमने मेंशन ही प्रॉफिट हुआ है और उसको मेंशन हमने ज़्यादा ही कर दिया, मतलब प्रॉफिट तो थोड़ा ही हुआ, 50,000 हुआ, हमने उसमें 1 लाख दिखा दिया। कोई लॉस हुआ था हमारा बहुत बड़ा, वो हमने उस पर मेंशन ही नहीं करा, शो ही नहीं करा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में, तो वो सब आरओसी चेक करेगा। और अगर कोई मिस्टेक होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो कंपनी ने उस पर प्रिंट नहीं करा होगा, तो आरओसी उनको कहेगी कंपनी को कि आपको ये चीज़ पे प्रिंट करनी है, इस पर लिखना है, और कंपनी उसको ठीक करके दोबारा आरओसी के पास आएगी। कंटेंट मटेरियल फैक्ट, उसके अंदर क्या क्या आने चाहिए रिलेटिंग टू चार्जेस क्रिएटेड, यानी कि किस किस के चार्जेस क्रिएट हुए, हमने कितने डिबेंचर इशू करे जिससे हमारी कंपनी पे उनका चार्ज आया, कितने इक्विटी शेयर यानी कि कंपनी की होल्डिंग कौन कौन हो गया, कितने प्रेफरेंस शेयर, या कोई और भी कोई पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, पहले जो थी, पहले मान लो अच्छी थी, अब ख़राब हो गई है, लेकिन हम उसको मेंशन ही नहीं कर रहे कि अब फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक नहीं है, तो वो भी उस पर मेंशन करना पड़ेगा। या अदर चेंजेस एज में प्रिस्क्राइब्ड, या फिर कोई भी अदर चेंजेस जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसके हिसाब से चेंजेस करने, उसको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में शो करना पड़ेगा। अब होता है कि अब हम चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि मान लो एक कंपनी है AB लिमिटेड, उसको चाहिए थे 1500 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 1 करोड़ लोगों के पास वो गई, 1 करोड़ लोगों के पास गई, और उसने कहा अभी आप मुझे शेल्फ प्रोस्पेक्टस में अभी आप मुझे 1200 दे दो और नेक्स्ट टाइम आप मुझे 300 दे देना इसी पीरियड में। तो अब क्या होता है, उसमें एक बंदा होगा, कोई ना कोई होता है, वो कहेगा, मान लो कोई सी बंदा है, वो कहता है कि क्या आप 1200 300 ले रहे हो, मैं पूरे पैसे दूँ, वो अपने पूरे पैसे कंपनी को 1500 रुपये पूरे दे देता है, और कंपनी को उसने पूरे दे दिए, मतलब उसने अपने एडवांस जो आगे देने वाला पैसा था वो भी दे दिया एडवांस में। तो अब मान लो
कंपनी इस बीच में उसकी पोजीशन ख़राब हो जाती है और उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसकी वजह से अब आने वाले प्रोस्पेक्टस में, आने वाले ऑफ़र में बहुत सारे लोग उसके शेयर्स उसको पैसा नहीं देंगे। अब सी क्या सोच रहा है, मैंने तो पहले ही पैसा दे दिया, मैं तो फंस गया, अब मेरे तो 300 रुपये गए, डूब गए। तो लॉ कहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आएगा या सब्सिक्वेंट ऑफर आ रहा होगा, उससे पहले कंपनी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कंपनी को उसे उस मेंबर को, जैसे AB लिमिटेड को सी को इन्फॉर्म करना होगा कि ऐसी ऐसी हमारी पोजीशन है और ये हमारे इस कंपनी के साथ हुआ, ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये सब बताना पड़ेगा। अगर सी चाहे, वो सारी बातें सुन के अगर सी चाहे तो जो अपने 300 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए थे एडिशनल में, जो उसके नेक्स्ट ऑफर में देना था, वो उसको वापस ले सकता है और कंपनी को वो वापस देना पड़ेगा। और उसके कुछ लिमिट है और कुछ नहीं देगी तो उसका फ़ाइन भी है, वो भी देखते हैं हम भी। क्या है इंटीमेशन ऑफ चार्ज चेंजेस, अगर कोई चेंज होता है तो वो इंटीमेट करना पड़ेगा उस मेंबर को जिसने एडवांस दे रखा है। वेयर अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट अलॉन्ग विथ एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिफोर मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज, यानी कि कोई भी चेंज होने से पहले कंपनी को पहले कोई एडवांस मिल गया था, तो कंपनी को उस बंदे को, एप्लीकेंट को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे में ये चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद कंपनी विज इंटीमेट सच चेंज एप्लीकेंट्स इफ़ दे आर डिज़ायर टू विड्रॉ, अगर वो चाहता है तो अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर ले, जिससे वो उसकी जो एडवांस पेमेंट आई थी वो उसको रिटर्न हो जाएगी। रिफ़ंड पेमेंट विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसे रिफ़ंड करना पड़ेगा कंपनी को। और ये है कि जब हम सब्सिक्वेंट ऑफर लेके जाएंगे ना, तो जो हमारा पहले ही का सेल्फ प्रोस्पेक्टस जाएगा वो वैसा ही जाएगा, लेकिन जो हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया है वो उसके साथ ऐड होके वो आगे जाएगा और उसे दोनों को मिला के हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा एक प्रोस्पेक्टस कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पहले मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ बता देता हूँ कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, फिर हम प्रोविजन पढ़ेंगे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है मतलब कि जब कंपनी चाहती है कि हमारी जो क्वांटम और प्राइस है उसे पता है उसे कितना अमाउंट मंगाना है। हम एग्जांपल से लेते हैं, मान लो एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसे चाहिए 15 करोड़ रुपए पब्लिक से, 15 करोड़ चाहिए, लेकिन वो चाहती है कि पब्लिक हमारा प्राइस डिसाइड करे। यानी कि मान लो उसने 15 रुपये पर शेयर रखा, सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया, तो चाहती है कि हम ज़्यादा रखते हैं तो शायद हमारे पास और पैसा आ जाता। तो मान लो उसने 50 रुपये रख दिया, 50 रुपये लोगों को महंगा लगने लगा, वो 50 से कम सब्सक्रिप्शन है, मतलब उसका एफर्ट नहीं हुआ, मतलब कि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि मतलब कि हम सही से रखते तो मतलब हमारा ज़्यादा आ जाता। तो क्या करती है कि वो सिर्फ अमाउंट बताती है पब्लिक में, फिर एक बेट होती है, जो भी होता है उसके बारे में इतना नहीं करना, कि एक बेट होती है, उसके हिसाब से पब्लिक जो है वो डिसाइड करती है कि प्राइस कितना रखना है। मान लो उसने एक लिमिट लेकिन कंपनी एक लिमिट दे देती है कि आपको मान लो 15 रुपये से 50 रुपये तक रखना है, 15 से 50 तक का एक प्राइस बताना है। तो वैसे नॉर्मल केस में तो मैक्सिमम लोग 50 ही बताते हैं और कंपनी एक्सेप्ट भी मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस ही होती है, जो बिट होती है उसमें चूज़ हमेशा हाईएस्ट प्राइस होती है, लेकिन वो कंपनी की लिमिट देती है, उसके बीच में कोई भी चूज़ करना होता है, जो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है वो चूज़ होती है। मान लो यहाँ 50 सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 50, 30 लाख। 30 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे, 30 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। तो जहाँ ये क्वांटम और ये प्राइस गिवन ना हो हमें प्रोस्पेक्टस में, वहाँ एवरेज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसे कहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि कंपनी प्रोस्पेक्टस लाई, लेकिन उसमें ये नहीं बोला वो कितने शेयर्स देगी या कितने रुपए में देगी, तो वो नंबर ऑफ़ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर्स जहाँ गिवन ना हो वहाँ हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। तो इसके प्रोविजन पढ़ते हैं तो और अच्छे से आएगा। जैसे प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंक्लूडेड देयर इन, यानी कि उसके अंदर ना क्वांटम दिया हो, यानी कि क्वांटिटी कितनी है हमारी शेयर्स की जो हम इशू करेंगे, या प्राइस क्या है उसका वो ना दिया हो, तो हम
वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर आता है। कंपनी प्रपोजिंग टू मेक ऑफर सिक्योरिटीज में इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी ऑफर करना चाहती है, अगर वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ला रही है तो उसे ओरिजिनल जो प्रोस्पेक्टस होगा उससे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू बी फाइल्ड आरओसी एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। यानी कि जब वो पब्लिक के पास ऑफर देने जा रही है उससे कम से कम 3 दिन पहले उसको आरओसी को उसे सबमिट करना पड़ेगा, और आरओसी उसको चेक करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके देखेगी, अगर कोई गलती होती है उसको ठीक करवाएगी और फिर उस कंपनी को परमिशन दे देगी कि आप जाके कर सकते हो। एटलीस्ट 3 days यानी कि कम से कम 3 days, मतलब 3 दिन से पहले भी ला सकती हो, 4 दिन, 5 दिन, 12 दिन, 15 दिन, वो कितने दिन भी पहले ला सकती है, लेकिन 3 दिन से पहले लाना चाहिए। ये नहीं कि वो 2 दिन पहले जाके कह रही है कि आप मेरा प्रोस्पेक्टस देख लो, मैं परसों जा रही हूँ, कंपनी कह रही है मैं परसों ऑफर देना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं होगा, कम से कम 3 दिन पहले आना पड़ेगा, आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है आरएचपी टू हैव सम ऑब्लिगेशन एज प्रोस्पेक्टस, सेम ऑब्लिगेशन एज प्रोस्पेक्टस। यानी कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो सेम वैसे ही प्रोस्पेक्टस की जैसा होता है, सारे मेंबर्स के नाम, डायरेक्टर्स के नाम, अमाउंट ऑफ शेयर्स सब सेम होता है, बस उसमें क्वांटिटी और प्राइस नहीं होते हैं। उसके आगे देखते हैं वेरिएशन बिटवीन आरएचपी एंड प्रोस्पेक्टस टू बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस। यानी कि जब हम ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस लाएंगे तो उसमें जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस के बीच में कोई भी डिफरेंस होगा तो उसे हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। या कि मतलब कि इस बीच में जो है हमारे डायरेक्टर कोई चेंज हो गया, कोई मेंबर चेंज हो गया, या हमने कुछ और चेंजेस करे हैं, तो वो सब उसको हाईलाइट करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस को, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है लिए। तो अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर प्रोस्पेक्टस स्टार्टिंग the total capital rise and closing price or any other detail with not included in red herring prospectus shall be filed with the ROC and SEBI। यानी कि ऐसे कोई भी, सबसे पहली बात तो हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या मिसिंग था, क्वांटम और प्राइस। जो क्वांटम प्राइस मिसिंग था, सबसे पहले जो हम ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस लाएंगे उसमें ये दोनों मेंशन होने चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आरओसी में नहीं, मतलब कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थे और इस वाले प्रोस्पेक्टस में है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा आरओसी को, और सीबी को वो फाइल करके सबमिट करना पड़ेगा। इसी के साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट खत्म हो गया। फिर आता है हमारे सेक्शन 23 इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमें बताते हैं कि पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है वो किस तरीके से ऑफर करके पैसा मंगा सकती है, क्या क्या मोड होते हैं उसके, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। पब्लिक कंपनी क्या कहती है, पब्लिक कंपनी को लॉ क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है, आईपीओ, एफपीओ, फेदर प्रोस्पेक्टस, प्राइस, आईपीओ, एफपीओ, ओएफसी, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, ये बहुत सारे टाइप्स हैं ऑफर करने। बोनस इशू के बारे में हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है, 4th चैप्टर में है बोनस इशू के बारे में, राइट इशू के बारे में उसी में। उसके बाद और प्राइवेट कंपनी कैसे कर सकती है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि पब्लिक ऑफर करेगी तो उसके नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट ही बढ़ जाएगी ना। मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए, लेकिन वो लिमिट बढ़ के कितनी हो जाए पता नहीं, पब्लिक ऑफर करेगी, तो इससे पब्लिक ऑफर नहीं है। इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि अगर हम जब पढ़े ना तो हमें पता रहे पब्लिक ऑफर नहीं आना है। तो जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड लिखा और रेड पेन से कटा हुआ लगे, आप मेरे नोट्स देख रहे हैं तो उसमें यही समझना है कि ये चीज़ इसमें नहीं आनी, और ये रिमेंबर देना करने के लिए मैंने लिख रखी है। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस शेयर बाकी सब वो कर सकती है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि उसमें बाकियों में उसमें की लिमिट नहीं बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत जो बढ़ेगी उसके अफेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, वो सेक्शन 281 ऑफ स्कीरा में बता रखा है, इंक्लूड्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स, CIS, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सक्लूड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इशू द प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड द रेड हेरिंग, शेल्फ प्रोस्पेक्टस या एनी अदर नोटिस विद द इन्वेस्टिंग ऑफर, यानी कोई भी ऐसा नोटिस जो ऑफर पब्लिक ऑफर करता हो वो प्रोस्पेक्टस होता है। नॉर्मल डेफिनेशन ही है इसकी। सेक्शन 23 खत्म।
उसके बाद सेक्शन 26 आता है। सेक्शन 26 क्या कहता है कि जो हम प्रोस्पेक्टस बनाएंगे उसमें डिटेल क्या क्या होनी चाहिए। अभी तक हमने 2 प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसमें क्या लिखना है वो हमें सेक्शन 26 बताता है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि मैटर्स, सेक्शन 26 है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स आएंगे। सबसे पहला प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइंड। प्रोस्पेक्टस हमेशा डेट, मतलब प्रोस्पेक्टस पे डेट होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए, स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड सेट आउट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट है वो इस पे होनी चाहिए, जो कि सेबी या सीजी द्वारा जो भी रेगुलेटेड है, आप किसी भी उस रूल का फॉलो कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, और वो सेबी और सीजी दोनों जगह सबमिट होना चाहिए अनलेस सेबी प्रिस्क्राइब सेबी रेगुलेशन। मतलब कि अगर सेबी कंपनीज एक्ट के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं बनाती है तो वो सीधा सेबी रेगुलेशन में जो भी मेंशन होगा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंक्लूड डिक्लेरेशन अबाउट कंप्लायंसेस, स्टेटमेंट दैट नोटिफाइंग नथिंग इज कॉन्ट्ररी टू दिस एक्ट एंड सेबी, यानी कि जो कंपनी है, कंपनीज एक्ट है, वो कहती है कि आप सीबी रेगुलेशन को तो फॉलो ही करिए, लेकिन उसके साथ आप 2 चीज़ और करिए। पहला, डिक्लेरेशन दे दीजिए कंप्लायंसेस का, मतलब कि आपने जो भी हमने कहा था ये सेबी रेगुलेशन है उसको फुलफिल किया है तो उसको एक नोट बना के दे दीजिए। और स्टेटमेंट दैट नथिंग इज कॉन्ट्ररी इन द एक्ट ऑफ सेबी, यानी कि आपने किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं किया या किसी भी प्रोविजन को छोड़ा नहीं है, हर एक एक्ट को सिंसियरली अडॉप्ट किया है, या कोई भी सेबी रेगुलेशन है उसको सही तरीके से फॉलो किया है, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा कि हमने किसी भी को डिसअपॉइंट नहीं करा है। मतलब कि कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जिसको हमने अनफॉलो करा हो, हर एक्ट या प्रोविजन को हमने फॉलो करा। वैसे तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन अब कंपनीज, हमारा लॉ कहता है, हमारा ICAI कहता है, तो हमें दोनों ही याद रखना पड़ेगा और इसे पेपर में लिखना भी पड़ेगा। तो उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोस्पेक्टस फॉर इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर टू एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि ऐसे ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता। मतलब प्रोस्पेक्टस हम किसको नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि हम हर एक को प्रोस्पेक्टस देते पड़ें, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर है या कोई डिबेंचर होल्डर है तो उसको हम प्रोस्पेक्टस क्यों देंगे इशू करने के लिए। अब हमारा कोई डिबेंचर होल्डर है, वो हमारी कंपनी के बारे में जानता है, या कोई पुराना मेंबर है वो हमारी कंपनी के बारे में पहले से ही सब जानता है, तो हम उसे प्रोस्पेक्टस क्यों दें। क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि उसकी क्या मेंबर्स हैं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो सारे मेंशन होते हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो ये सब पहले से ही पता होगा, वो उनके पास तो डेली इन्फॉर्मेशन मंथली रेगुलरली जैसे भी हो गया इन्फॉर्मेशन जाती रहती है, तो उनको हमें प्रोस्पेक्टस देने की ज़रूरत नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स यूनिफॉर्म विद द वंस प्रीवियसली इशूड एंड लिस्टेड इन RSE, यानी कि ऐसे शेयर्स जो हमने पहले ही कभी इशू कर दिए थे, पहले ही, मतलब कि दो मार्केट होती है शेयर्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने अगर प्राइमरी मार्केट में कोई शेयर पहले इशू कर दिए थे और अब वो सेकेंडरी मार्केट में उसका सेल परचेस चल रहा है, तो उस केस में भी हमें प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या है, आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर ले रहे हो, मतलब कि आपने उसके बारे में पहले से ही जाना हुआ है, तभी तो आप ले रहे हो। जब कोई कंपनी नए शेयर लाती है ना, तभी हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो यानी कि यूनिफॉर्म, यानी कि पुराने वाले जैसे, या वंस प्रीवियसली इशूड, पहले ही जो इशू हो चुके हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, तो उनके लिए भी प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस डीम टू बी द पब्लिकेशन, यानी कि प्रोस्पेक्टस में जो भी डेट होगी वही मान लिया जाएगा कि उसी दिन प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है। पब्लिश यानी पब्लिक को गया है। फाइल प्रोस्पेक्टस साइंड बाय एवरी डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर और अटॉर्नी। अब जो प्रोस्पेक्टस है उस पर हर एक के साइन होने चाहिए, वो चाहे अभी जो डायरेक्टर काम कर रहा है, अभी जो कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है वो हो, आगे प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो उसके बाद अगर कोई डायरेक्टर बनेगा तो वो उसका सिग्नेचर, या उनके बेसिस उन्होंने किसी अपने अटॉर्नी को बोला है कि तुम साइन कर देना हमारी जगह कहीं भी ज़रूरत पड़े, तो वो उनके साइन होंगे और फिर वो ROC को सबमिट किया जाएगा।
फिर उसके बाद कुछ एक्सपर्ट स्टेटमेंट्स भी लगती हैं, जिससे कि ये पता रहे कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ या कोई कंपनी फ्रॉड कर तो नहीं रही है, इसलिए पैसे मंगा रही होगी, पैसे लेगी और भाग जाएगी। तो उसके लिए एक्सपर्ट स्टेटमेंट लगती है। प्रोस्पेक्टस शैल इंक्लूड स्टेटमेंट परप्यूटिंग टू बी मेड बाय एक्सपर्ट अनलेस, यानी कि एक स्टेटमेंट उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि परप्यूटिंग मतलब होता है अप्रूविंग टू, मतलब एक एक्सपर्ट से वो स्टेटमेंट अप्रूव होना चाहिए और उस स्टेटमेंट को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो एक अच्छे काम करने के लिए पैसे मंगा रही है, कंपनी का कोई फ्रॉड करने का इरादा नहीं है, और वो उसको अप्रूव करके देगा और सेम टू सेम जैसे उसका लेटर आएगा या कोई भी नोटिस देगा, वो जिस तरीके से भी लिख के देगा वो कंपनी को सीधा उसको प्रोस्पेक्टस में लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ लोग होते हैं जो, वैसे तो ये नॉर्मली सीए लोग करते हैं, लेकिन सीए इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कौन इसमें, या कोई ज़रूरी नहीं है सीए अगर कोई एक्सपर्ट होगा वो भी कर सकता है, तो वो एक्सपर्ट कौन नहीं होना चाहिए, कंपनी से कैसे उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ही इज़ नॉट एंगेज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि वो मेंबर ये नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी को चला ही रहा है और वही लिख के दे रहा है, उसके पास 50% शेयर कंपनी के वैसे ही हैं, 51% शेयर कंपनी के वैसे ही हैं, वो कह रहा है कि आप ये कंपनी सही है, वो है मतलब कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, और वो लिख के दे रहा। ऐसा नहीं है। जो कंपनी के एंगेज होगा, कंपनी से इंगेज होगा प्रमोशन फॉर्मेशन या मैनेजमेंट, यानी कि उसको बनाने में या उसको चलाने में या किसी भी और तरीके से कंपनी में इंगेज होगा, बेनिफिशियल ओनर होगा, तो वो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, भले ही वो कितना भी एक्सपर्ट हो। गिवन रिटर्न कंसेंट टू द इशू प्रोस्पेक्टस, जो भी एक्सपर्ट होगा उसे एक रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कंपनी को, और वो कंसेंट जब तक प्रोस्पेक्टस इशू ना हो वो विड्रॉ नहीं होना चाहिए। अगर वो विड्रॉ हो गया तो वो कंसेंट इनवैलिड हो जाएगा। स्टेटमेंट कन्फर्मिंग दैट रिटर्न कंसेंट was given and not withdrawn shall be included in prospectus, यानी कि वो वही स्टेटमेंट जो कंपनी को मिली है वो कंपनी उसी को इंक्लूड करेगी, और लेकिन वो विड्रॉ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वैलिडिटी क्या रहेगी इसकी, वैलिडिटी ऑफ टू बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ द डिलीवर्ड आज, मतलब कि प्रोस्पेक्टस कब तक के लिए वैलिड रहेगा। अब ये थोड़ी ना कि आपने एक पास प्रोस्पेक्टस तैयार किया, आरओसी को दिया, 5 साल बाद गए पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप प्रोस्पेक्टस आरओसी को देने के अगले 90 दिन के अंदर, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस आरओसी को दिया 1 अप्रैल 23 को, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस इशू करने ऑफ़र करने जा रही है, यानी कि 90 दिन अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल मई जून एंड में आता है अप्रॉक्सीमेटली, आप अंदाज़ा लगा लो, एग्जैक्ट डेट अभी क्यों कैलकुलेट करना, टाइम लगे, मतलब 90 डेज़ के अंदर उसने कर दिया, मान लो यहाँ 90 डेज़ ख़त्म होते हैं, तो 90 डेज़ के अंदर उसने कर दिया तो वो वैलिड है। लेकिन 90 डेज़ का एक दिन भी, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी निकला तब उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक ऑफर किया, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि आप 90 दिन, मतलब एक बार प्रोस्पेक्टस इशू करके बच गए, आपको 90 दिन तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद उसका इनवैलिड हो जाएगा, आपको दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, सारे नए पूरा प्रोस्पेक्टस नया बनाना पड़ेगा, 400-500 पेज का पूरा प्रोस्पेक्टस बनता है, उसको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा, फिर आरओसी को देना पड़ेगा, फिर ही आप इशू कर सकते हो। तो 90 दिन के अंदर तक वैलिडिटी रहती है, क्योंकि एक लिमिट तो होनी चाहिए। अब कंपनी आज आरओसी के पास गई तो उसके बाद कंपनी को हो सकता है कुछ काम हो, कुछ इन्फो उसके लिए तैयारी करनी हो, तो उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए कंपनी लॉ उसमें 90 दिन का टाइम देती है। कॉन्ट्रवेंशन, अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है, मतलब कि 90 दिन के बाद आप जाते हो करने और फिर भी आप ऑफर लेते हो, या कोई और इन कंसर्न मतलब एक्सपर्ट है, उसने कंसर्न दिया था और उसे विड्रॉ कर लिया है, तो उसको फिर भी आपने आरओसी में उसमें प्रोस्पेक्टस में डाल दिया, और कोई और भी गलत फॉर्जरी साइंड होते हैं, या कोई और गलत डायरेक्टर का नाम लिखा हो, गलत मेंबर का नाम लिखा हो, ऐसे कोई भी अगर कोई और डिफ़ॉल्ट होगा इस सेक्शन में, मैटर उसमें जो भी मैटर लिखा है वो एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, तो वो सारे इसमें
उस डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रावेंशन में कंपनी और ओआईडी दोनों 50,000 से लेके 3 लाख तक के लिए लायबल हो सकते हैं। इसके बाद हमारी इसमें बताता है कि पूरा सेक्शन 26 कहता है कि क्या क्या मैटर आने चाहिए, क्या क्या उसमें लिखा होना चाहिए, आपकी वैलिडिटी क्या रहेगी, आपको क्या क्या उसमें अटैच करना है फाइल्स, वो सब उसमें प्रोस्पेक्टस में आता है। वो हमारा सेक्शन 26 एक्सप्लेन करता है। इसके बाद आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 आता है क्रिमिनल लायबिलिटी। और क्रिमिनल लायबिलिटी में हम देखेंगे कि अगर कंपनी मतलब कि किसी तरीके से कंपनी बहुत ज़्यादा लायबल है, बहुत बड़ी वाली लायबल है, मतलब कि ऊपर वाले में क्या था 26 में तो सिर्फ प्रोस्पेक्टस से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए था, उससे भी कोई अलग लायबिलिटी वो इसके अंदर बनेगी। जैसे इफ प्रोस्पेक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 34 इफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी स्टेटमेंट अनट्रू और मिसलीडिंग, यानी कि प्रोस्पेक्टस में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है और या फिर कोई ऐसी मतलब कि वो मिसलीड करती है पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए डाल रखी है। आरओसी को नहीं पता चला, हो सकता है नहीं पता चला, वो इंस्पेक्ट करते हुए आरओसी ने इशू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला या किसी पब्लिक कोई रिपोर्ट आई आरओसी पर, आरओसी ने चेक किया और उसको पता चला कि कोई अनट्रू स्टेटमेंट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें डली है, तो एवरी पर्सन हु ऑथराइज प्रोस्पेक्टस लायबल अंडर सेक्शन 447 के अंदर हर वो पर्सन जो उस प्रोस्पेक्टस के लिए ऑथराइज होगा, जिसने उस पर साइन किए हैं या जिसके अटॉर्नी ने उस पर साइन किए हैं, वो सब लायबल होंगे इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 447 के अंदर। सेक्शन 447 क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। सेक्शन नॉट एप्लीकेबल इफ पर्सन प्रूफ, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 34 अगर कोई मेंबर या कोई डायरेक्टर प्रूफ कर देता है, क्या प्रूफ करना है, या जो प्रोस्पेक्टस बना रहा है वो प्रूफ कर देता है। और प्रूफ क्या करना है सर, स्टेटमेंट ओमिशन वॉज इमटेरियल, यानी कि उस जो हमने स्टेटमेंट डाली है या स्टेटमेंट नहीं डाली है उससे पब्लिक ऑफर नहीं इंटरेस्ट हो रहा, यानी कि किसी का हमने नाम में वर्ड गलत कर दिया, किसी का एक वर्ड मिस कर दिया, किसी का सिर्फ नेम डाला सर नेम नहीं डाला, इसमें पब्लिक का क्या है, डायरेक्टर है कोई तो है ना कंपनी में, नाम तो है उसका, इसमें पब्लिक को क्यों वो दिक्कत हो रही है, तो उसमें वो इमटेरियल है, यानी कि पब्लिक के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, तो उस पर क्यों गलत ठहराना, दैट इज़। और दूसरा पॉइंट आता है दैट इज हैज़ RGTB reasonable ground to believe that statement has true और इंक्लूजन ओमिशन वॉज नेसेसरी, यानी कि या तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के लिए ज़रूरी है कि छुपाना, मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि वो हर चीज़ बता दे या हर चीज़ छुपा ले, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल रही है जो ज़रूरी था बताना, पब्लिक को पता होना चाहिए था, या कोई ऐसी स्टेटमेंट हटा दी है कि जो अगर पब्लिक में आता तो कंपनी का लॉस होना पक्का था, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिर पब्लिक मतलब कंपनी जो है वो उसको हटा सकती है और उस पर वो लोग लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 34 ख़त्म। अब 35 आता है सिविल लायबिलिटी, ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद हम सेक्शन 447 के बारे में बात करेंगे, पहले 35 के बारे में बात करते हैं। 35 क्या कहता है, एक सिविल लायबिलिटी वेयर अ पर्सन हैज़ सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज़, यानी कोई पर्सन अगर सब्सक्राइब करता है, ये सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदता नहीं है, प्राइमरी प्रोस्पेक्टस देख के शेयर्स को परचेज करता है, जब कंपनी शेयर इशू करी है उसको सब्सक्राइब करता है, तब की बात हो रही है। ये नहीं कि आपने दूसरी मतलब सेकेंडरी मार्केट से शेयर लिए और उसको ले लायबिलिटी मांग रही हो। कंप्लीट देखते हैं फिर आगे बात करेंगे। एक्टिंग ऑन एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड हैज़ सब्सटेन्ड लॉस एज अ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई ऐसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से उस बंदे को लॉस हो गया, जिसने शेयर सब्सक्राइब किए थे उसको उस मिसलीडिंग स्टेटमेंट की वजह से लॉस हो गया, तो क्या होगा कि कंपनी एवरी पर्सन हु इज़, कंपनी का हर पर्सन जो डायरेक्टर है, फ्यूचर डायरेक्टर है, प्रपोज डायरेक्टर भी कहते हैं, प्रमोटर है या एक्सपर्ट है या ऑथराइज्ड है, जिसने उस प्रोस्पेक्टर को इशू करा है या उस पर किसी का नाम लिखा है, तो वो सब लायबल होंगे। किसके लिए, shall be liable to compensate every person who has sustained loss, यानी कि वो सब लोग मिलके उस बंदे को कंपनसेट करेंगे, उसका जितना लॉस हुआ है
उस शेयर को खरीदने में, वो सब ये सब मिलके उसको कंपनसेट करेंगे। उसके बाद इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि ये सब लोग के पास एक ऑप्शन है कि ये लोग प्रूव करें कि इन्होंने जो मिसलीडिंग हुई है उसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं था, इनके वजह से कुछ नहीं हुआ, तो ये लोग बच सकते हैं कंपनसेशन देने से, अदरवाइज इनको देना ही पड़ेगा। तो क्या है, नो पर्सन शैल बी लायबल इफ़ ही प्रूव्स, वो पर्सन लायबल नहीं होगा अगर उसने प्रूव कर दिया। तो हैविंग कंसेंटेड टू बिकम डायरेक्टर विदड्रॉ कंसेंट प्लस प्रोस्पेक्टर इशूड विदाउट कंसेंट, यानी कोई डायरेक्टर है उसने कंसेंट दिया था, डायरेक्टर एक तरीके एक्सपर्ट हो गया या कोई एक्सपर्ट हो गया, उसने कंसेंट दिया था और उसके कंसेंट दिया तो था, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं कंपनी सही नहीं है, तो उसने क्या किया, एक और लेटर भेजा कि मैं अपना कंसेंट विदड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन पब्लिक कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास कंसेंट पहले आ गया, उसके बाद विड्रॉ भी आ गया, प्रोस्पेक्टस अभी इशू नहीं हुआ, कंपनी ने क्या क्या कहा, कंसेंट डाल दो, विड्रॉ पता ही नहीं चलने देंगे कि हम विड्रॉल का कंसेंट आया है। तो उससे क्या होगा, वो डायरेक्टर कह सकता है मेरे पास कॉपी है, मैंने कंसेंट विड्रॉ करा है, तो और मेरे कंसेंट के बिना ही इशू हुआ है प्रोस्पेक्टस, मतलब किसी ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया तो उसका मतलब तो नॉन कंसेंट ही हुआ, मतलब उसने कंसेंट दिया ही नहीं था, तो उस केस में भी डायरेक्टर बच सकता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट नॉलेज ऑफ कंसर्न एंड बिकमिंग अवेयर रीजनेबल पब्लिक नोटिस, यानी कोई ऐसा बंदा है जैसे उसका नाम है प्रोस्पेक्टस में, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका नाम दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, उसका कंसर्न ही नहीं था कुछ, उसको पता ही नहीं चला कि उसका नाम किसी प्रोस्पेक्टस में आया। प्रोस्पेक्टस में आने के बाद उसे अगर पता चलता है और पता चलने के बाद वो एक पब्लिक नोटिस देता है कि मतलब नॉर्मली क्या है, अगर वो देश से बाहर है, भले ही बाहर हो, उसे देश में देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा नोटिस, इंडिया में है तो एक रीजनेबल वो प्रोस्पेक्टस जहाँ इशू हुआ है जिस एरिया में, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज रीजनेबल लैंग्वेज में या कोई न्यूज़पेपर में उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, इसमें मुझे पता ही नहीं था मेरा नाम है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। ऐसा अगर वो कंसर्न टाइम से दे देता है पता चलते ही, ये नहीं कि लायबिलिटी पता चलने के बाद दे रहा है कंसर्ट, मतलब ऑफर नोटिस दे रहा है कि मेरा इसमें नाम नहीं था, मैं जानता ही नहीं था इसके बारे में, अगर वो रीजनेबल टाइम में दे देता है तो वो बच सकता है, अदरवाइज नहीं बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सच स्टेटमेंट वाज मेड बाय बेसिस ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो एक्सपर्ट रिपोर्ट से बनी है, सच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर फॉर द एक्सपर्ट स्टेटमेंट, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट के हिसाब से वो ट्रू होगा और फेयर होगा, मतलब कि एक प्रमोटर है उसको क्या पता कि एक एक्सपर्ट के हिसाब से क्या सही और क्या गलत होगा, उसके लगता है उसकी कंपनी सही है, अगर एक्सपर्ट कह रहा है उसकी कंपनी सही है तो मतलब बहुत बढ़िया है, वो प्रोस्पेक्टस ला सकता है। तो सच पर्सन हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, यानी प्रमोटर कह रहा है मैं गया था एक्सपर्ट के पास तो मुझे पता था कि वो कॉम्पिटेंट है, वो एक्सपर्ट अपनी स्टेटमेंट एक्सपर्ट स्टेटमेंट दे सकता है, वो अपना काम सही से करेगा। एंड एक्सपर्ट हैज़ गिवन कंसर्न एंड नॉट विड्रॉ, और उसने कंसर्न भी दिया था और उसे विड्रॉ भी नहीं किया था, तो देन इफ प्रूवन दैट प्रोस्पेक्टस इज इशू विद द इंटेंट ऑफ द फ्रॉड एंड द पर्सन लायबल टू द लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी, मतलब कि यहाँ तक हम पॉइंट समझते हैं कि एक प्रमोटर है वो एक एक्सपर्ट के पास गया, मान लो एक सीए के पास गया, लेकिन सीए थोड़ा सा पागल था, अब सीए पागल था और उस प्रमोटर को पता नहीं था कि उसको लगा तो वो तो कॉम्पिटेंट है, उसे सब पता है, क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं प्रमोटर के पास कि सीए ऐसा है, तो वो क्या कहता है कि प्रमोटर जाता है उससे कंसर्न लेता है, वो भी कंसर्न दे देता है, उसको लगा कम पैसे आ रहे हैं, कंपनी के नाम पे सही लिख दिया, सब अच्छा लिख दिया, साइन मार दिए और कंपनी को दे दिया, बाद में पता चला गलत है, उसने कहा छोड़ो मुझे क्या, पब्लिक का जाएगा जो जाएगा, तो ऐसे में प्रमोटर लायबल नहीं होगा, वो जो कंसर्न देगा वो लायबल होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो प्रमोटर है या की मैनेजर पर्सन है जो भी उसके कंसर्न लेके आया है, वो अगर ऐसा प्रूव कर देता है कि उसने जिस भी एक्सपर्ट से कंसर्न लिया था उसे पता था कि वो मतलब प्रमोटर को पता था या की मैनेजर को पता था कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंसर्न देने के लिए, और उसने उस कंसर्न को विड्रॉ भी नहीं किया था प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले, तो वो
उस केस में ही बच सकता है। अदरवाइज प्रोस्पेक्टस इशूड इंटेंट ऑफ द फ्रॉड, अगर कोई इंटेंट मतलब फ्रॉड की इंटेंट से हुआ है तो पर्सनली लायबल हो जाएगा, मतलब कि उसकी लिमिटेशन की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब कि अगर कंसर्न एक तो होता है लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, जितनी लायबिलिटी है प्रॉफिट कंपनी से प्रॉफिट मिलता है वो ही होगा। लेकिन अगर आपने फ्रॉड के लिए करा है, आरओसी से भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप फ्रॉड करना चाहते थे, तो आप पर्सनली भी लायबल हो जाएंगे। जो भी क्लेम होगा, लॉस होगा पब्लिक का, या कोई भी अदर डिफ़ॉल्ट्स की वजह से पेनल्टी वगैरह होगी, वो सब उसकी पर्सनल एसेट से भी जाएगा। मतलब कि विदाउट लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उसके बाद सेक्शन 447 जो जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वो क्या होता है कि पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड क्या है कि एक लिमिट होती है। मान एक लाइन है, मतलब कि एक लिमिट है 1% ऑफ टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर और 10 लाख, जौन सा कम होगा। अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ है, 1 करोड़ टर्नओवर है, 1 करोड़ टर्नओवर का 1% 1 लाख बनता है, और 10 लाख जौन सा कम होगा वो हो जाएगा, 1 लाख उसकी लिमिट हो जाएगी। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड करता है, 1 लाख से ज़्यादा फ्रॉड करता है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, मतलब कि उसकी वजह से पब्लिक को लॉस हुआ होता है, यानी कि कोई पब्लिक कंपनी है वो फ्रॉड करती है, तो उसको 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल, और फाइन होगा 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। मतलब कि उसने जितने का फ्रॉड किया, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 5 लाख, 6 लाख, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा और उतना उसको फाइन भरना पड़ेगा और उसकी जेल होगी। लेकिन अगर एज प्राइवेट कंपनी है कोई, उस वजह से कोई फ्रॉड करती है और उस फ्रॉड में उसको 3 साल से 10 साल तक के लिए जेल होगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो लॉस हुआ है। अब वो पब्लिक के लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो उस कंपनी में मेंबर्स थे बाकी, उनका तो लॉस हुआ है ना। तो उसमें भी फाइन की लिमिट तो 3 टाइम्स ही है, लेकिन जेल उसका 3 साल से 10 साल की हो जाएगी। उसके बाद अगर लेकिन 1 लाख तक हमने क्या एग्जांपल लिया था, 1 लाख, तो 1 लाख या लिमिट है उससे कम का होता है तो उसे अप टू जेल 5 ईयर्स या फाइन अप टू 50 लाख और बोथ, यानी कि उसको या तो 5 साल के लिए जेल होगी या फिर 50 लाख तक का फाइन लगा देंगे या फिर दोनों लगा देंगे। वो अलग कोर्ट की प्रॉब्लम है, हमें तो ये लिमिट दी है तो हम इसी को करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे की हम और सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।